स्टूडेंट्स रामराज इंटर कॉलेज रायपुर उधमपुर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी 11th के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, से पहले की क्लास में आपने देखा था माइटोकांड्रिया की डिस्कवरी के बारे में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी माइटोकांड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में कि माइटोकांड्रिया होता कैसा है और इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं और कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं, क्या वर्क होता है इसका, बहुत सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकांड्रिया के बारे में। देखते हैं माइटोकांड्रिया होता है क्या है, इसकी संरचना कैसे होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये पहली बात तो कि लगभग सभी प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होता है, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को छोड़कर। ठीक है, देखिए चलिए लिखते हुए चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका को छोड़कर समस्त प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। इसकी संरचना गोलाकार, छड़ीनुमा या धागे नुमा होती है। औसत लंबाई इसकी 0.5 से 0.1 माइक्रोमिलीमीटर और व्यास 0.05 से 0.1 माइक्रोमिलीमीटर होता है। सामान्यतः इनकी संख्या एक कोशिका में 50 से 5000 तक हो सकती है। इसके रासायनिक संगठन में इसके प्रोटीन जो कि लगभग 65 to 70% पाया जाता है, एंड फास्फोलिपिड जो कि आपका 25%, RNA 0.5% तथा
कुछ मात्रा में डीएनए पाया जाता है। डीएनए भी पाया जाता है थोड़ा बहुत। तो देखिए, जैसे ये एक स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, और पहली बात तो हम बात करेंगे कि ये पाया कहाँ जाता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के पाए जाने की अगर बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल को छोड़कर, आपने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, मीन्स प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसको छोड़कर से सभी प्रकार की कोशिकाओं में, मीन्स यूकैरियोटिक जो भी सेल्स हैं उनमें चाहे जितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी सब में ये पाया जाएगा। इसकी संरचना कैसी होती है? गोलाकार होती है, छड़ी नुमा या धागे नुमा। आपको इससे पहले वाली क्लास में माइटोस मीन्स थ्रेड बताया गया था, है ना। जब हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो हमने बताया था कि दो वर्ड से माइटोस एंड कॉन्ड्रियन, इन्हीं दोनों से मिलकर बने हैं। और माइटोस मीन्स होता है थ्रेड, तो थ्रेड मीन्स होता है धागा, मतलब ये धागे नुमा हो सकते हैं। देखिए कैसे होते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, छड़ी नुमा या फिर धागे नुमा हो सकते हैं। इनकी औसत लंबाई की अगर बात करें तो औसत लंबाई का 0.5 से 0.1 माइक्रोमिलीमीटर, और व्यास इनका 0.05 से 0.1 माइक्रोमिलीमीटर तक होता है। सामान्यतः इनकी संख्या एक कोशिका में 50 से हाँ, तो स्टूडेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो ये सेल के अंदर पाया जाता है, और सेल के अंदर देखिए ये किस तरह से रहते हैं, किस तरह से न्यूक्लियस से बंधे हुए होते हैं, साइटोप्लाज्म में तैरते हुए रहते हैं। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, और हम चलते हैं इसके इंटरनल पार्ट पे। तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा दिखता है ये। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका एक जो उंगली के समान संरचनाएं होती हैं उसको आप यहाँ देख सकते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें श्वसन में भाग लेता है, और ये एनर्जी जनरेट करने का काम करता है। एनर्जी जनरेट करने की वजह से इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं सेल में, देखिए लेफ्ट साइड में माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, बाकी तो आपके राइबोसोम, गाल्जी बॉडी और न्यूक्लियस को दिखाया गया है। और रिचर्ड अल्टमान ने इसे मतलब टर्म दिया था बायोब्लास्ट का, मतलब आर अल्टमान जिसे कहते हैं। और फिर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का एक जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है हमको, वो देखिए किस तरह से दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम कार्डियक सेल की बात करें तो आप देखो लेफ्ट साइड वाला, और नर्वस सेल की बात करें तो राइट साइड में जो है वैसा दिखेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के एक ओवरव्यू को देखते हैं तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के इनर साइड में इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। यहाँ देखो किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीज़न होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनते हैं। मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स है, मतलब ये सेल के अंदर रहकर खुद से एक दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट कर सकता है। और देखिए यहाँ पे इनका जो रेंज है वो 0.5 से 1 माइक्रोमिलीमीटर का डायमीटर होता है इनका। और देखिए इनके उंगली के समान जो क्रिस्टी होती है इनमें, उनमें आप देख सकते हैं कि पहली बात तो ये फास्फोलिपिड लेयर और प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन और फास्फोलिपिड से मिलकर ये बना हुआ होता है। देखिए ऊपर प्रोटीन लेयर दिखाया गया है, और फास्फोलिपिड लेयर भी बीच में है। साइड साइड में प्रोटीन लेयर आपको दिखेगी, और आउटर मेम्ब्रेन होता है, और इनर मेम्ब्रेन होता है, और फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आपको दिखेगा बीच में यहाँ पे।
और अगर जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से माइटोकांड्रिया आपको शो होगा, मतलब एक क्रिस्टी दिखेगा, उंगली के समान सी संरचना है। इसमें जैसे हाई एटीपी जनरेट होता है, लो एटीपी भी दिखता है। अगर लो एटीपी है तो आप नीचे वाला डायग्राम देखिए, इस तरह से क्रिस्टी नज़र आएगा, और अगर हाई एटीपी है तो ऊपर वाले की तरह नज़र आता है। और देखिए किस तरह से इसमें जो है कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस, तो पहले देखिए जो NADH डिहाइड्रोजिनेज का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, और फिर उसके बाद साइटोक्रोम BC फर्स्ट, और फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और फिर ATP सिंथेटेज का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि इसका जो मैट्रिक्स होता है बीच में, मैट्रिक्स में बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं, कई टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि श्वसन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसे देखो F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ स्पेशल माइटोकांड्रियल स्पेस भी यहाँ आपको DNA जीनोम भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में जो है बहुत सारे स्ट्रक्चरल, बहुत से सेल ऑर्गेनल्स छोटे छोटे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये था माइटोकांड्रिया का जनरल स्ट्रक्चर। में 50 से 5000 तक हो सकती है। मतलब एक सेल की अगर बात करें तो उसमें ये 50 से लेकर 5000 की संख्या में हो सकते हैं, पाए जाते हैं। इनके रासायनिक संगठन में प्रोटीन 65 to 70%, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाएगा माइटोकांड्रिया में। फिर फास्फोलिपिड 25% और RNA 0.5% तक, कुछ मात्रा में DNA भी पाया जाता है। DNA बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कम कह सकते हैं, कम मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर देखें तो माइटोकांड्रिया में 2 लेयर्स पाए जाते हैं। एक तो देखो इनर लेयर या इनर चेंबर कहलाता है, दूसरा आउटर चेंबर। मतलब इनर से हमारा मतलब है कि जो अंदर की साइड में होगा उसे हम इनर बोलेंगे। जैसे ठंडियों में इनर होता है ना, आप अंदर पहनते हो तो अंदर पहनते हैं इसलिए उसको इनर बोलते हैं। वैसे ही ये जो चेंबर है वो अंदर की साइड में है, इन साइड में है, इसलिए इसको हम इनर चेंबर बोलेंगे। और फिर जो इसके बाद है वो देखो आउटर साइड में है वो चेंबर आपका, इसलिए इसको हम आउटर चेंबर बोलेंगे। इनर चेंबर, आउटर चेंबर तो आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे राइबोसोम पाया जाएगा। राइबोसोम के पार्टिकल्स देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ऐसे कुछ जगहों पर राइबोसोम्स के पार्टिकल्स भी आपको नजर आएंगे। इसमें 70S 80S दोनों टाइप के राइबोसोम मिलेंगे कुछ कुछ मात्रा में। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हो नॉर्मली DNA भी, जो आपको बताया गया कि कुछ मात्रा में DNA पाया जाता है, तो DNA भी पाया जाता है। और अंदर इसके मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स का मतलब एक तरल पदार्थ होता है, एक लिक्विड टाइप भरा हुआ होता है। साथ ही साथ आप यहां देखोगे कि F1 पार्टिकल, या इसी को हम ऑक्सीसोम भी बोलते हैं, ऑक्सीसोम, F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम। इसके साथ साथ आप यहां देखोगे कि इसमें कुछ उंगली के आकार की संरचना है। मतलब जैसे देखो अगर हम उंगली ऐसे कर देना तो ये उंगली के आकार के स्ट्रक्चर है। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, देखो जैसे होता क्या है कि यही स्ट्रक्चर अभी देखो, जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं अगर, तो ये ऐसे देखिए, ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आता, फिर ऐसे आता, तो यही तो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ देखो। तो इसी को हम क्रिस्टी बोलते हैं। मतलब उंगली के आकार का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। तो ये रहा माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर आपका। इतनी सारी चीजें इस माइटोकांड्रिया में पाई जाती हैं। इसके साथ साथ इसकी एक विशेषता होती है कि एक माइटोकांड्रिया अपने जैसा दूसरा माइटोकांड्रिया उत्पन्न कर सकता है, बना सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन एक है कि ये साइटोप्लाज्म में हो तब, मतलब कोशिका द्रव्य में होगा तब ये अपने जैसा दूसरा माइटोकांड्रिया जनरेट कर सकता है। लेकिन अगर ये सेल के बाहर है, मींस साइटोप्लाज्म के बाहर है, तो ऐसी स्थिति में ये वो चीज नहीं कर सकता है। तो जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर रहेगा तब ये अपने जैसा दूसरा माइटोकांड्रिया निर्मित कर सकता है। और इसी वजह से इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग।
मतलब सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स। ओके, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग मतलब कि अब वही है कि अंदर है जब साइटोप्लाज्म के तो स्वतंत्र है, मतलब खुद से खुद का निर्माण कर ले रहा है, लेकिन जब बाहर हो गया तब नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोला जाता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। फिर से हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका को छोड़कर सिर्फ समस्त प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाएगा। इसकी संरचना गोलाकार, छड़ीनुमा या धागेनुमा होती है। इसकी औसत लंबाई 0.5 से 0.1 माइक्रोमिलीमीटर और व्यास इसका 0.05 से 0.1 माइक्रोमिलीमीटर होता है। सामान्यतः इनकी संख्या एक कोशिका में 50 से 5,000 तक हो सकती है। इनके रासायनिक संगठन में देखा जाए तो प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में 65 to 70%, फास्फोलिपिड 25%, आरएनए 0.5% और कुछ मात्रा में डीएनए भी पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये रही आज की क्लास, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपसे फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ओके, थैंक यू।